कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक दिशा दे रहे होंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है गंगा नदी तंत्र। हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदियों को देखा था, कौन सबसे बड़ी सहायक नदी है इसके बारे में देखा था, और सिंधु नदी के उद्भव को देखा था। उसके साथ हमने 3 और नदियों को देखा था, जैसे ब्रह्मपुत्रा को देखा था कि उसका उद्भव कहां हुआ था, पूरा बकायदा चित्र के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार हम लोग अगला वाला देखेंगे गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र में आपको 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक तो पहले ही जहां से उद्भव, जैसे उत्तराखंड में कई सारी धाराओं से होकर के मिलकर के गंगा बनता है। गंगा को उद्भव होते ही गंगा नहीं कर दिया जाता है, उसके पहले और कई नामों से उसे पुकारा जाता है। कई सारी नदियां एक दूसरे में मिलकर के, जैसे धौली गंगा, पिंडार नदी, नंदाकिनी नदी, उसके बाद भागीरथी, तो कई सारी धाराओं में मिलता है। तो इनका पूछता है कि इनके संगम को किस नाम से जाना जाता है, जैसे कर्णप्रयाग, जैसे नंदाकिनी का नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, तो इन सब नामों से पुकारा जाता है। पूछता है कि बताओ किसके किसके मिलने से नंदप्रयाग बनता है, किसके किसके मिलने से कर्णप्रयाग बनता है, किसके किसके मिलने से रुद्रप्रयाग बनता है, किसके किसके मिलने से देवप्रयाग बनता है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो हो गया एक भाग, मतलब गंगा कहलाने से पहले गंगा के क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर गंगा हरिद्वार से लेकर के भाई साहब हम लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल तक, ये मैदानी भाग होता है। इस मैदानी भाग में कई सारी सहायक नदियां आकर के एक दूसरे से मिलती हैं, इस गंगा से मिलती हैं, जैसे रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारी नदियां इसमें आकर के मिलती हैं। कौन सबसे पूर्वी सहायक नदी है, कौन सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना, यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी है, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये सारे हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। उसके अलावा गंगा जब अपने अंतिम चरण में होती है, अर्थात वो जब समुद्र से मिलने वाली होती है, तो उसके अन्य नाम बदल जाते हैं, 2 धाराओं में टूट जाती है। एक तरफ हो जाती है हुगली, दूसरी तरफ हो जाती है भाई साहब भागीरथी। भागीरथी चली जाती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में उसे गंगा को पद्मा नाम से जाना जाने लगता है, पद्मा नाम से। पद्मा में आगे चल करके आती है ब्रह्मपुत्रा, जैसे ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। फिर पद्मा और जमुना एक में मिल जाती हैं, फिर इसके बाद भाई साहब पद्मा नाम से जाने लगती हैं। फिर आगे पद्मा में जब एक मेघना नदी आकर के मिलती है, तो भाई साहब मेघना की नदी, मेघना की जलधारा बन जाती है। फिर मेघना जलधारा अंततः रूप में जाकर के बांग्लादेश में गिर जाती है। तो हमें 3 भागों में गंगा को पढ़ना होता है, पूरी गंगा नदी तंत्र को। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए गंगा नदी तंत्र की सामान्य विशेषता। और गंगा नदी तंत्र में सबसे पहले गंगा के बारे में थोड़ा बहुत देख लो। देखो इसकी लंबाई, देखो इसकी लंबाई, इसकी लंबाई भाई साहब कहां तक है, लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। दूसरी दूसरी विशेषता इसकी है, यह नदी नदी भारत एवं बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। यह नदी भारत एवं बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। तीसरा पॉइंट लिखो, यह 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर होकर प्रवाहित होती है। वो कौन कौन से राज्य हैं लिख लो। पहला उत्तराखंड से उत्पन्न, मतलब उद्भव होता है। उत्तराखंड के बाद भाई साहब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बाद भाई साहब आपका बिहार में जाती है। बिहार के बाद भाई साहब ये झारखंड में जाती है। कहाँ जाती है, झारखंड में जाती है। ठीक है ना, ये झारखंड में जाती है। झारखंड के बाद भाई साहब ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में चली जाती है। तो इस प्रकार इसके 5 राज्यों में इसका विस्तार है। और कितने देशों में, 2 देशों में, भारत और बांग्लादेश में। अगला पॉइंट लिखो, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है है। अगला पॉइंट लिखो, यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना। अब ये जल ग्रहण के मामले में भारत की सबसे बड़ी नदी, जब से आपसे पूछेगा भारत की सबसे लंबी नदी, तो भी आपको गंगा को ही लगा कर आना है। जब पूछे भारत की सबसे बड़ी नदी, तो भी आपको गंगा को ही लगा कर आना है। समझ में आया, किसको लगाना है, गंगा को ही लगाना है। अगला पॉइंट लिखिए, गंगा नदी पर गंगा नदी पर विक्रमशिला 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 अभ्यारण्य बनाया गया है। विक्रमशिला अभ्यारण्य बनाया गया है। कहां पर है भाई साहब, ये आपका बिहार के भागलपुर में। कहाँ है, बिहार में। ठीक है ना। तो गंगा नदी पर विक्रमशिला अभ्यारण्य बनाया गया है, जिसमें गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए विक्रमशिला अभ्यारण्य बनाया गया है। और कहां पर है भाई साहब, ये बिहार में है। लिखो अगला पॉइंट लिखो, गंगा नदी के बारे में। इसके बारे में अगला पॉइंट लिखो,
गंगा नदी में, गंगा नदी पर, गंगा नदी पर, गंगा नदी पर नेशनल वाटरवे फर्स्ट बनाया गया है। मतलब जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग आप नाम सुने हो ना, नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग सुने हो ना, तो ये क्या होता है, सड़क बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार नेशनल वाटरवे प्रथम, नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहाँ बनाया गया है, गंगा नदी पे। कहां से कहां तक, प्रयागराज से, प्रयागराज से कहां तक, हल्दिया तक। हल्दिया कहाँ भाई साहब, हल्दिया कहाँ है, ये है आपका पश्चिम बंगाल में। तो नेशनल वाटरवे प्रथम किस पर बनाया गया है, गंगा नदी पर बनाया गया। नेशनल वाटरवे प्रथम किस पर बनाया गया है, राष्ट्रीय जलीय मार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलीय मार्ग संख्या, नेशनल वाटरवे का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय जलीय मार्ग संख्या 1। अब राष्ट्रीय जलीय मार्ग संख्या 1 किस पर बनाया गया है भाई साहब, गंगा नदी पर बनाया गया। कहां से कहां तक बनाया गया है भाई साहब, प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक। हल्दिया कहां है भाई साहब, आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। हल्दिया कहां तक, वेस्ट बंगाल में। कहां तक है, वेस्ट बंगाल में। हल्दिया कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। तो ये आपका हो गया गंगा नदी के बारे में सामान्य परिचय हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं इसका अन्य सेगमेंट में बांट करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सामान्य परिचय है। कितना है लंबाई भाई साहब, 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह नदी भारत के बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी पर विक्रमशिला अभ्यारण्य बनाया गया है। गंगा नदी पर विक्रमशिला अभ्यारण्य बनाया गया है। तो एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लो, अच्छा एक पॉइंट और लिख लो, गंगा नदी को आगे लिख लो इसी पर। गंगा नदी को बांग्लादेश में, बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। लिखो, ब्रह्मपुत्रा नदी को, ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में, बांग्ला बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है, जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये लिख लो, क्योंकि अभी हमें इन दोनों का इस्तेमाल करना है, तो पहले ही लिख लो, बाकी हम अभी समझा ही रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सामान्य परिचय, गंगा की सामान्य परिचय। अब हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो भाई साहब, गंगा दो धाराओं में निकलती है। गंगा की सर्वप्रथम उत्पत्ति दो धाराओं से होती है। एक धारा का नाम होता है भाई साहब गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद। क्या नाम है, गंगोत्री हिमनद। क्या है, ये उत्तराखंड में है, गंगोत्री हिमनद। और सतोपथ, सतोपथ हिमनद। कहीं पर हिमनद मिलेगा, कहीं पर ग्लेशियर मिलेगा, दोनों का ही मतलब एक ही होता है। ठीक है ना, एक तरफ है गंगोत्री हिमनद और एक तरफ है सतोपथ हिमनद। गंगोत्री ग्लेशियर या सतोपथ ग्लेशियर। देखिए भाई साहब, सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है भाई साहब भागीरथी नदी। एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। ठीक है ना, एक नदी निकलती है भागीरथी। कौन सी नदी निकलती है भाई साहब, भागीरथी। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है। और सतोपथ ग्लेशियर से कौन निकलता है भाई साहब, अलकनंदा निकलती है, अलकनंदा नदी। ठीक है, अलकनंदा नदी। कौन सी नदी, अलकनंदा। गंगोत्री हिमनद से कौन निकलता है, भागीरथी। सतोपथ ग्लेशियर से कौन निकलता है, अलकनंदा। और ये दोनों ही कहां पर है भाई साहब, ये है दोनों ही उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक है ना,
ये दोनों ही कहाँ निकलती है, दोनों कहाँ पर है, ये दोनों ही जगह कहाँ पर है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से भागीरथी निकलती है और उत्तराखंड के सतोपद ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। अब भाई साहब ये अलकनंदा आगे बढ़ती है, ये अलकनंदा आगे बढ़ती है, ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। अब भाई साहब ये अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसी में एक नदी और आके मिल जाती है जिसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है, क्या नाम है इसका, धौली गंगा। इसका क्या नाम है, धौली गंगा, धौली गंगा। छोटी सी, ये बहुत बड़ी नदी नहीं है, बहुत छोटी छोटी धाराएं हैं, ठीक है ना। एक नदी आके मिल जाती है, क्या नाम है उसकी, धौली गंगा। आगे चल करके एक नदी और मिल जाती है जिसका नाम है भाई साहब पिंडार नदी। क्या नाम है इसका, पिंडार नदी, ठीक है ना। क्या नाम है, पिंडार नदी। भाई साहब इसी अलकनंदा निकली, सतोपद से अलकनंदा निकली, अलकनंदा आगे बढ़ रही थी, तभी एक नदी और आके इसमें मिल गई जिसका नाम था धौली गंगा। भाई साहब आगे चल रही थी तो एक थी और नदी आके मिल गई जिसका नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है, पिंडार नदी। और इसी तरह आगे बढ़ रही थी तो एक नदी इधर से आकर के मिल जाती है जिसका नाम है क्या, मंदाकिनी नदी। क्या नाम है, मंदाकिनी नदी। क्या नाम है, मंदाकिनी नदी, ठीक है ना। एक नदी और आके मिल जाती है, क्या नाम है उसका, मंदाकिनी नदी, ठीक है ना, मंदाकिनी नदी। और इस पिंडार की जगह पे यहाँ पर लिखो पहले नंदाकिनी आती है, नंदाकिनी नदी। और इसी में भाई साहब आगे चलती है तो एक नदी और आके मिल जाती है जिसका नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है, पिंडार नदी, पिंडार नदी। हमें कितना नदी मिल गया भाई साहब, देखो अलकनंदा निकली सतोपद ग्लेशियर से, अलकनंदा नदी निकली, आगे बढ़ रही थी, तभी एक नदी और आके मिल जाती है जिसका नाम है धौली गंगा। आगे और बढ़ रही थी अलकनंदा तो एक नदी और आके मिल गई जिसका नाम नंदाकिनी नदी है। अलकनंदा और आगे बढ़ रही थी तो एक नदी और आके मिल गई जिसका नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है भाई साहब, पिंडार नदी। क्या नाम है, पिंडार नदी। पिंडार नदी आके मिल गई। आगे बढ़ रही थी मंदाकिनी, आगे बढ़ रही थी अलकनंदा तो एक नदी इधर से आकर के मिल गई जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि टोटल 4 नदियां आकर के इसमें छोटी छोटी धाराओं के रूप में मिल रही है, ठीक है ना। तो 4 नदियां आकर के मिल गई। इस प्रकार 4 नदियां, एक अलकनंदा निकली, धौली गंगा आके मिल गई, आगे बढ़ रही थी एक नदी और आके मिल गई, नंदाकिनी नदी मिल गई, आगे बढ़ रही थी पिंडार नदी मिल गई, आगे और बढ़ रही थी तो मंदाकिनी नदी भाई साहब मिल गई। कितना, मंदाकिनी नदी। तो 4 धाराएं इसमें आकर के मिलती हैं। कितनी धाराएं, 4 धाराएं आकर के मिलती हैं। अब देखो जहां पर 2 नदियां मिलती हैं उसे संगम या प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, संगम या प्रयाग कहते हैं। तो देखो यहां भी 2 नदियां आके मिल रही, इधर से अलकनंदा आ रही है, इधर से धौली गंगा, तो दोनों मिल रही तो कौन सा प्रयाग बन जाएगा भाई साहब, यहां बनेगा विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनेगा, विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है, विष्णु प्रयाग, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है, विष्णु प्रयाग। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ विष्णु प्रयाग किन 2 नदियों के मिलने के स्थल को कहते हैं, तो अलकनंदा और धौली गंगा के मिलन स्थल को किस नाम से जाना जाता है, विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। भाई साहब अलकनंदा और आगे बढ़ी तो मंदाकिनी आके मिल गई, तो ये वाला जो बना इसे कहा गया नंद प्रयाग। क्या कहा गया, नंद प्रयाग, ठीक है ना। तो ये नंद प्रयाग है। तो बता अलकनंदा और नंदाकिनी जहां मिलती हैं वो कौन सा प्रयाग बनता है, नंद प्रयाग। 2 नदियां जहां पर मिलती हैं उसे संगम या प्रयाग के रूप में जाना जाता है। तो ये जो प्रयाग के नाम से जाना गया यही क्षेत्र नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने वाले जंक्शन को किस नाम से जाना गया, नंद प्रयाग। नंदाकिनी और अलकनंदा की मिलने वाली जगह को किस नाम से, नंद प्रयाग। और पिंडार नदी और अलकनंदा जहां पर मिलती हैं उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। किस नाम से जाना जाता है, कर्ण प्रयाग। किस नाम से, कर्ण प्रयाग के नाम से, ठीक है ना। किस नाम से, कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है, कर्ण प्रयाग से। तो कौन सा प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया। दिखाई नहीं दे रहा होगा लगता है, आप लोग लिख लो, काले वाले से लिखते हैं, कर्ण प्रयाग, ठीक है ना। कर्ण प्रयाग कहते हैं, ऐसे लिखो, नंद प्रयाग। विष्णु प्रयाग तो देख ही रहा होगा, सच में ये भी विष्णु प्रयाग, ठीक है ना। तो 3 हो गया। अब मंदाकिनी और सतो अलकनंदा और मंदाकिनी जहां पर मिलते हैं उसे कहते हैं देव प्रयाग। क्या कहते हैं, देव प्रयाग, ठीक है ना, ठीक ना। किस प्रयाग के नाम से जाना जाता है, रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है इसे, रुद्र,
ठीक है। तो इस प्रकार 4 प्रयाग हमें मिल गए। अलकनंदा भाई साहब निकली, जैसे देखो ये नदी निकली अलकनंदा, इसमें एक नदी आके मिल गई तो एक प्रयाग बन गया। धौली गंगा मिल गई, आगे बढ़ी तो अलकनंदा भी एक नदी और आके मिल गई तो नंद प्रयाग बन गया। आगे बढ़ी तो भाई साहब कर्ण प्रयाग आके मिल गया। आगे और बढ़ी तो एक नदी और आके मिल गई जिसका नाम मंदाकिनी है, मंदाकिनी द्वारा बनाया गया नंद प्रयाग। तो इसी प्रकार आपको 4 प्रयाग मिलता है। तो क्वेश्चन पूछता है भाई साहब कि विष्णु प्रयाग किन 2 नदियों के मिलने से बना? अलकनंदा और धौली गंगा। नंद प्रयाग किन 2 नदियों के मिलने से बना? मंदाकिनी और अलकनंदा। ये अलग पूरी की पूरी कौन है? अलकनंदा। कौन है? अलकनंदा। ठीक है ना। अलकनंदा जा रही थी, उसमें एक नदी आके मिल गई धौली गंगा, विष्णु प्रयाग बन गया। अलकनंदा जा रही थी, नंदाकिनी आके मिल गई तो नंद प्रयाग। अलकनंदा आगे बढ़ रही थी तो पिंडाल नदी आके मिल गई तो कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और आगे बढ़ रही थी तो मंदाकिनी आके मिल गई तो रुद्र प्रयाग। कौन बन गया? रुद्र प्रयाग। भाई साहब अभी तो भागीरथी बची है ना। अब भागीरथी भाई साहब यहां से चलना शुरू करती है। कौन? भागीरथी आगे चलना शुरू करती है। भागीरथी भी इसी में जाकर के मिल जाती है भाई साहब। भागीरथी और इधर से कौन आ रही थी? अलकनंदा। अब भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थल पे मिलते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है, देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी जहां पर मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी जहां पर मिलती है उसे किस नाम से? ये वाला क्षेत्र क्या बना भाई साहब? अलकनंदा और भागीरथी। इधर से अलकनंदा आ रही थी और इधर से आ रही थी भागीरथी, दोनों जहां पर मिले उसे कहते हैं देव प्रयाग। क्या नाम दिया गया इसे? देव प्रयाग कहा गया। ठीक है ना, देव प्रयाग कहा गया। ठीक है ना। तो इसे किस नाम से जाना गया? देव प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी जहां पर मिलती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? देव प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा पूरा पूरा, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी जहां पर मिलते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? देव प्रयाग से। अभी तक देखो भाई साहब गंगा का नामो निशान नहीं है, लेकिन अब भाई साहब आपकी गंगा बन गई है। अब 2 नदी थी ना भाई साहब, इधर अलकनंदा नदी और इधर भागीरथी। अब जब दोनों मिल गए देव प्रयाग में, उसके बाद दोनों की संयुक्त धाराएं क्या कहलाएंगी? गंगा नदी। क्या कहलाएंगी? गंगा नदी। क्या कहलाएंगी? गंगा नदी। क्या कहलाएंगी? गंगा। जहां पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों आपस में मिलती हैं तो उसके बाद जो नदी का उद्भव होता है उसी को कहते हैं गंगा। क्या कहते हैं? गंगा। फिर भाई साहब गंगा आगे बढ़ती है तो सबसे पहले मिलता है ऋषिकेश। तब पहले कौन मिलेगा? तब पहले मिलेगा ऋषिकेश। फिर भाई साहब गंगा आगे बढ़ेगी, तब भाई साहब गंगा आगे बढ़ेगी, तब मिलेगा भाई साहब आपका हरिद्वार। कौन मिलेगा भाई साहब? हरिद्वार। ठीक है ना। तब कौन मिलेगा? हरिद्वार। पहले कौन मिला? ऋषिकेश। कौन मिला? ऋषिकेश। ऋषिकेश मिलेगा। आगे बढ़ेगी तो कौन मिलेगा? हरिद्वार मिलेगा। कौन मिलेगा? हरिद्वार। भाई साहब ये जो हरिद्वार है ना, यहीं पर गंगा पहाड़ों पर से उतर के मैदानों में प्रवेश करती है। तो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताओ गंगा नदी कहां पहाड़ों पर से मैदानों में प्रवेश करती है? तो ये हरिद्वार ही है जहां पर पहाड़ों पर से गंगा उतर के कहां प्रवेश कर जाती है? मैदानों में। मतलब भाई साहब अभी तक कहां चल रही थी? ये गंगा पहाड़ों में खेल रही थी, लेकिन भाई साहब ये है हरिद्वार। यहाँ के बाद गंगा एकदम मैदानों में प्रवेश कर जाती है, समतल क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। तो ये है हरिद्वार। ठीक है ना। तो लिख लो हरिद्वार में गंगा, लिखो हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से मैदानों में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार में गंगा, हरिद्वार में गंगा, हरिद्वार में गंगा, गंगा पहाड़ों से उतरकर, पहाड़ों से उतरकर उतरकर मैदानों में प्रवेश कर जाती है। मैदानों में प्रवेश कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना। कहां से प्रवेश कर जाती है? मैदानों में। तो हरिद्वार में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। और भाई साहब इसी में एक जानकारी और दे रहे हैं, इसी भागीरथी में एक नदी और आके मिल जाती है जिसका नाम है भिलांगना। अभी न्यूज में था भिलांगना। तो भिलांगना और भागीरथी जहां पर आके मिलते हैं वहीं पे बनाया गया भाई साहब एक बांध। क्या बनाया गया? एक बांध जिसका नाम है टिहरी बांध। कहाँ है? टिहरी बांध। तो भिलांगना नदी, ठीक है, भिलांगना नदी, भिलांगना नदी कहां जाके मिल जाती है? भागीरथी आ रही थी भाई साहब, उसी में एक नदी जाके मिल गई। क्या? भिलांगना। भिलांगना जहां पर भागीरथी से मिलती है उसी दोनों का पानी रोक करके एक बांध बनाया गया जिसे नाम दिया गया टिहरी बांध। क्या नाम दिया गया? टिहरी बांध। क्या नाम दिया गया?
टिहरी बांध के नाम से जाना गया। एक बांध का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया भाई साहब टिहरी बांध। क्या है? तो टिहरी। पूछेगा बताओ टिहरी बांध कहां पर स्थित है? तो टिहरी बांध पहली बात तो उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर भाई साहब? ये है उत्तराखंड में, ठीक है ना। टिहरी बांध कहां पर है? उत्तराखंड। और दूसरी बात भाई साहब की टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो भागीरथी और भिलांगना का पानी रोक करके टिहरी बांध का निर्माण किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भागीरथी और भिलांगना नदियों का पानी रोक करके, भागीरथी और भिलांगना नदी का पानी रोक करके टिहरी बांध का निर्माण किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भागीरथी और अलकनंदा कहां पर मिलती हैं? तो देवप्रयाग में मिलती है। कहां मिलती है भाई साहब? देवप्रयाग में मिलती है। बताओ विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के संगम को कहा जाता है? तो अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा। बताओ नंद प्रयाग किन दो नदियों के संगम को कहा जाता है? नंदाकिनी और अलकनंदा। नंदाकिनी और अलकनंदा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया गंगा का पहला पार्ट। अभी हम लोग कहां खेल रहे हैं? अभी हम लोगों ने हरिद्वार से पहले वाला गेम खेल रहे हैं भाई साहब। अभी हरिद्वार से पहले वाला जितना भी क्षेत्र है ये अभी सब का सब कहां चल रहा है? अभी सब उत्तराखंड का ही क्षेत्र है। अभी सब पहाड़ों में चल रहा है। तो भाई साहब गंगा का उद्भव कहां से होता है? गंगोत्री हिमनद से और सतोपत ग्लेशियर से। भागीरथी का उद्भव कहां से होता है? गंगोत्री हिमनद से। भागीरथी का उद्भव कहां से होता है? गंगोत्री हिमनद से। अलकनंदा की उत्पत्ति कहां से होती है? सतोपत ग्लेशियर से। अलकनंदा की उत्पत्ति कहां से होती है? सतोपत ग्लेशियर से। अब गंगोत्री और सतोपत ग्लेशियर कहां स्थित है? तो उत्तराखंड में। गंगोत्री और सतोपत ग्लेशियर कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों ही ग्लेशियर कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है ना। आपको भूलना नहीं है कि ये दोनों ही ग्लेशियर कहां है? उत्तराखंड में। गंगोत्री से भागीरथी निकलती है और सतोपत ग्लेशियर से भाई साहब अलकनंदा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। टिहरी बांध किस पर निर्माण किया गया है? भागीरथी और अलकनंदा का पानी रोक करके क्या निर्माण किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं, लिख लेते हैं इसी को। आप लोगों ने बना लिया होगा चित्र। ध्यान से, ध्यान पूर्वक चित्र को बना लिया करिए, क्योंकि चित्र से बनाए रखेंगे तो याद करने में आपको सहूलियत होगी, ठीक है ना। इतना ही मिटकाते हैं, इतने में हम लोगों का काम हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी नदी थी? यहाँ पर थी आपकी मंदाकिनी नदी, ठीक है ना, मंदाकिनी। अब हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि ये वाला पूछता है। तो देखो देखो, पहला अलकनंदा, अलकनंदा और कौन? धौली गंगा। अलकनंदा धौली गंगा मिलकर कौन से प्रयाग बना रहे हैं? धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर कौन सा प्रयाग बना रहे हैं? विष्णु प्रयाग बना रहे हैं। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग, ठीक है ना। अलकनंदा और, तो पहला हो गया अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर कौन सा प्रयाग बना रहे हैं? विष्णु प्रयाग। दूसरा लिखो अलकनंदा और, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी, ये क्या बना रहे हैं भाई साहब? नंद प्रयाग बना रहे हैं। कौन सा प्रयाग बना रहे हैं? नंद प्रयाग, ठीक है ना। लिखो नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है ना। अगला लिखो अलकनंदा और प्लस कौन है? कर्ण प्रयाग, पिंडार नदी, पिंडार नदी, ठीक है ना। पिंडार नदी, पिंडार नदी। कौन सा प्रयाग बना रहे हैं भाई साहब? कर्ण प्रयाग बना रहे हैं। कर्ण प्रयाग। पूछेगा कर्ण प्रयाग किन दो नदियों के मिलने से हो रहा? तो अलकनंदा और पिंडार नदी। बताओ अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम क्या कहलाता है? कर्ण प्रयाग कहलाता है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला लिखो अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर क्या बना रहे हैं भाई साहब? देखो अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर क्या बना रहे हैं? रुद्र प्रयाग। क्या? रुद्र प्रयाग। क्या बना रहे हैं? रुद्र प्रयाग बना रहे हैं। भागीरथी और एक और इधर से गया था ना, भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलग, इधर से ऐसे लिखते हैं अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा प्लस भागीरथी कौन सा प्रयाग बनाते हैं? अलकनंदा और भागीरथी मिलकर कौन सा प्रयाग बनाते हैं? देव प्रयाग बनाते हैं। कौन सा? देव प्रयाग, ठीक है ना। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। तो इस प्रकार तीनों क्वेश्चन, पांच पांच बनता है। आपसे बार बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। देव प्रयाग किसका संगम है? ठीक है ना, देव प्रयाग किसका संगम है? बार बार आपसे पूछता है। इसी को, इसी देव प्रयाग को कहते हैं सास बहू का संगम, ठीक है ना।
इसी देव प्रयाग को कहते हैं सास बहू का संगम, ये भी लोग नोट कर लो। इसी देव प्रयाग को कहते हैं सास बहू का संगम, ठीक है ना, सास बहू का संगम। किसे कहते हैं? इसी देव प्रयाग को सास बहू का संगम के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ लेगा कभी कभार किस संगम को सास बहू का संगम कहा जाता है, तो ये आपका देव प्रयाग को ही क्या नाम से दिया जाता है, नाम दिया जाता है, सास बहू के संगम को संज्ञा दी जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं, अब पहाड़ों से उतर जाते हैं, गंगा को पहाड़ों से उतार के मैदानों में लेकर चलते हैं, ठीक है ना। अब बहुत हो गया ये पहाड़ों पहाड़ों में हम लोग बहुत खेल लिए, अब सीधे आते हैं मैदानों में, ठीक है ना। अब मैदानों में हम लोग देखेंगे इसकी सहायक नदियां होती कौन कौन सी है, ठीक है ना। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, आप लोग नोट कर लो, ठीक है ना। अलकनंदा और धौली गंगा का प्रयाग क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के मिलने से होता है? अलकनंदा और धौली गंगा के। नंद प्रयाग किन दो नदियों के मिलने से होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। कर्ण प्रयाग किन दो नदियों के मिलने से होता है? अलकनंदा और पिंडार नदी। रुद्र प्रयाग किन दो नदियों के जंक्शन पे बना है? अलकनंदा और मंदाकिनी। देव प्रयाग किन दो नदियों के मिलने से होता है? अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है ना। किस प्रयाग को सास बहू का संगम कहते हैं? तो देव प्रयाग को सास बहू का संगम कहते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, भूलना नहीं है बिल्कुल। हाँ, और चित्र बनाते रहिए, ठीक है ना। चित्र बनाएंगे तो चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी आप लोगों को, इसलिए चित्र बनाते ही आपको चलना है। सास बहू का संगम देवप्रयाग। सास बहू का संगम कौन सा है? देवप्रयाग। गंगा का उद्भव कहां से होता है? कहां से होता है? किस ग्लेशियर से होता है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए, देखते हैं 1 मिनट में भूल गए कि याद है आप लोगों को। ठीक है ना। अब सीधे हम लोग, अब बार बार वो वाले चित्र हम लोग नहीं बनाएंगे जो हम लोगों ने बना लिए। अब हम लोगों ने ऊपर वाला पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोगों ने देखिए। अब हम लोगों को सीधे क्या बनाना है भाई साहब? अब हम लोग लिखेंगे सीधे गंगोत्री, गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद, और क्या लिखेंगे? सतोपत ग्लेशियर, सतोपत हिमनद, ठीक है ना। चल, हिमनद लिखो और चाहे ग्लेशियर लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब हम लोग यहाँ से सीधे क्या ला देंगे? गंगा को, ठीक है ना। अब हम लोग सीधे गंगा को लेकर आते हैं। अब हम लोग सीधे गंगा को लेकर के आते हैं, ये हमारी गंगा है, ठीक है ना। गंगा को पवित्र नदी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? होगी भाई साहब, वो हो जाएगी आपकी गोदावरी। इसके पहले वाले जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो वाला देखे हो, क्योंकि इसके पहले वाले में हमने सिंधु नदी तंत्र एकदम बकायदा पढ़ा है, ठीक है ना। अब देखो इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां आकर के मिलती है, तो हम लोग देखते हैं। देखो पहले नदी, पहले तो देखो इधर से कौन आती है? यमुना। कौन सी आती है? एक नदी और आती है, क्या नाम है? यमुना। ये है हमारी यमुना। यमुना कहां से निकलती है? बंदर पूछ, बंदर पूछ पर बंदर पूछ पर्वत है, उस पर्वत से एक हिमनद है, उसका नाम है यमुनोत्री, ठीक है ना। ये कहां पर है? ये भी उत्तराखंड में है, और ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है ना। ये भी उत्तराखंड में है। तो भाई साहब ये यमुना, और यमुना में कौन सी नदी आके मिल जाती है? ये आती है चंबल। कौन सी नदी? चंबल। ये कौन सी आती है? सिंध नदी। ये कौन सी है? चंबल, सिंध, केन। और ये कौन है? बेतवा नदी। कौन है? चंबा, सिंध, केन, बेतवा। ये हो जाएगी चंबल, चंबल, सिंध। ये कौन हो जाएगी? केन। ये कौन हो जाएगा? बेतवा, ठीक है ना। ये चार पहले बेतवा पड़ती है, बेतवा, बेतवा, और फिर केन नदी, ठीक है ना। ये हो गई सहायक नदी। भाई साहब गंगा नदी, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलती है? तो इसका नाम लिख लो यहीं पर, ये हो जाएगा इटावा, इटावा। भाई साहब सिंध नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलती है? जालौन, जालौन, सॉरी, किस नदी में, किस जिले में? जालौन। और ये क्या हो जाएगा? हमीरपुर, हमीरपुर। और ये कहाँ मिलेगी? बांदा, ठीक है ना। ये सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से, ठीक है ना, किस जिले में आकर के मिलती है, ठीक है ना। ये आपसे ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। सिंध नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में यमुना से मिल जाती है? देखो ये यमुना नदी है, और यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और इसी बेतवा नदी पर आपको दो बांध मिलेंगे। एक मिलेगा माता टीला, एक मिलेगा माता टीला बांध, और दूसरा मिलेगा परीक्षा बांध। एक माता टीला बांध मिलेगा, ये माता टीला है और ये परीक्षा बांध है, ठीक है ना। माता टीला ललितपुर में और परीक्षा बांध झांसी में। माता टीला
ललितपुर में और परिछावन झांसी में। तो ये 2 बांध इस पर मिलेंगे, आपको ध्यान रखना। और चंबल नदी पर 3 बांध मिलता है। एक होता है, एक मिलता है गांधी सागर, एक मिलता है गांधी सागर, एक मिलता है राणा सागर, राणा सागर, एक मिलता है जवाहर सागर। ठीक है ना, गांधी, राणा और जवाहर। ठीक है ना, ये आपका राजस्थान में है और ये दोनों मध्य प्रदेश में। तो आपको लिखाएंगे अभी, पहले बस देख लो कैसे कैसे इन नदियों की संरचना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि चंबल नदी उत्तर प्रदेश में यमुना से किस जिले में मिलती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश में यमुना से किस जिले में मिलती है। देखो, गंगा की सहायक नदी यमुना, गंगा की सहायक नदी यमुना, और यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और उसके अलावा भाई साहब आपको कौन सी नदी देखना है, आपने नाम सुना होगा टोंस नदी का। कौन सी नदी, टोंस नदी। कौन सी नदी है भाई साहब, टोंस नदी। कौन सी नदी है, टोंस नदी। और आपने सुना होगा टोंस के बाद सोन नदी, आपने सुना होगा। कौन सी नदी, सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी। ठीक है, कौन सी नदी, सोन नदी। ये कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ये सारी की सारी नदियां आपकी प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, ये सारी की सारी नदियां आपकी प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में एक नदी आपने सुना होगा कि सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, अमरकंटक पर्वत है, अमरकंटक पर्वत है। तो भाई साहब देखो, टोंस नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में गंगा से मिलती है, तो ये मिलती है प्रयागराज में। कहां पर, प्रयागराज में, प्रयागराज में। यमुना नदी, यमुना नदी गंगा से किस जिले में प्रवेश करती है, मिलती है गंगा से। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, ये मिलती है पटना में, पटना में। सोन नदी गंगा से कहां मिलती है, पटना में। टोंस नदी प्रयागराज में मिलती है। यमुना नदी गंगा से कहां मिलती है, प्रयागराज में। ठीक है ना, कहां मिलती है, प्रयागराज। अब ऊपर वाले नदियों को देख लेते हैं। ऊपर वाली नदियों को देखोगे तो पहले मिलेगी रामगंगा। कौन मिलेगा, रामगंगा, रामगंगा। आपने सुना होगा गोमती नदी, ये मैदानी क्षेत्रों से निकलती है, एक झील से, एक झील से जिसका नाम है पीलीभीत के, पीलीभीत के फुलहर नामक झील से निकलती है। कौन, गोमती नदी, गोमती नदी। ठीक है ना, ये है गोमती नदी। और भाई साहब एक नदी और है, ये 2 धाराओं में निकलती है भाई साहब, 2 धाराओं में। ठीक है ना, अभी लिखते हैं इन सब का नाम अभी लिखते हैं, क्योंकि कलर, दूसरा कलर इस्तेमाल करेंगे हम लोग। एक नदी है काली या शारदा, काली या शारदा। और दूसरी नदी है घाघरा, दूसरी नदी है घाघरा। अब भाई साहब आगे हम लोग देखते हैं घाघरा। उसके अलावा हम लोग देखते हैं बूढ़ी गंडक। कौन सी, बूढ़ी गंडक। अगली बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। उसके बाद गंडक, उसके बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक। कोसी, अगली नदी कौन सी है, कोसी। अगली नदी कौन सी है, महानंदा। कौन सी नदी, महानंदा। ठीक है, महानंदा। तो हमें कितनी नदियां मिल गई, देखो ये सारी नदियां, ऊपर वाली सारी नदियां क्या कहलाती हैं, बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां। ये सब ऊपर वाली कैसी नदियां हैं, बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां। और नीचे वाली कैसी नदियां हैं, दाएं तरफ से मिलने वाली। अब देखो दाया बाया कैसे तय होता है। अब देखो गंगा नदी है, गंगा नदी है ना भाई साहब, इस दिशा में बह रही है ना, तो जिस दिशा में कोई नदी बहती है उस दिशा में आप खड़े हो जाइए। मतलब गंगा हमारी इस दिशा में बह रही है, मतलब उत्तराखंड से निकल रही है और पश्चिम बंगाल में जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा है। तो आप जिस दिशा में कोई नदी बह रही है उस दिशा में आप खड़े हो जाइए। अब उस दिशा में खड़े हो जाओगे तो भाई साहब ये आपका हो जाएगा दाया, और ये हो जाएगा आपका बाया, और ये हो जाएगा आपका दाया। तो उसी प्रकार नदी ये वाली हो जाएगी बाया, और ये नीचे वाला हो जाएगा दाया। तो इसी वजह से पूछता है कि बताओ गंगा की दाएं तरफ से सहायक नदी, बाएं तरफ से सहायक नदी। तो ये आपको ध्यान में रखना। ये रामगंगा भाई साहब आपकी कहां से आती है, उत्तराखंड से आती है। कहां से आती है भाई साहब, इसका उद्गम स्थल कहां है, उत्तराखंड है। कहां है, उत्तराखंड है। ये शारदा या काली नदी कहां उद्गम स्थल है, ये भी उत्तराखंड है। ये घाघरा भाई साहब कहां से उद्गम होती है, तो नेपाल से होती है। कहां से, नेपाल से। अब देखिए यहां से चारों नदियों लिख लीजिए, ये घाघरा और गंडक और कोसी, ये चारों ही नदियां कहां से उद्गम होती हैं, ये चारों ही नदियां कहां से उद्गम होती हैं, मतलब घाघरा नदी, घाघरा नदी, बूढ़ी गंडक, गंडक और कोसी, ये चारों ही नदियां कहां से उद्गम होती हैं भाई साहब, इन चारों उद्गम स्थल उत्तराखंड है, सॉरी नेपाल है।
कहाँ है? नेपाल है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। ये चारों नदियों को क्या, कहाँ से उद्गम स्थल है? नेपाल है। अब महानंदा नदी जो है भाई साहब, ये महानदी महानंदा शिवालिक के दार्जिलिंग हिल से निकलती है। शिवालिक पर्वत पर दार्जिलिंग स्थित है, और ये दार्जिलिंग किसका हिस्सा है? पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। तो भाई साहब ये कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना। कहां से? दार्जिलिंग से। महानंदा कहां से निकलती है? दार्जिलिंग से। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन कैसा था भाई साहब, देखो अब देखो ध्यान से देखना कि गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। अब डालो हेडिंग। अब मान लीजिए कभी ये वाला पूछ लिया कि गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है, तो आपने बता दिया कि महानंदा। तो भाई साहब अगर भविष्य में क्या हो सकता है कि गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको रामगंगा लगा कर आना है। कौन सी नदी? रामगंगा आपको लगा कर आना है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कौन सा? महानंदा। आपको पता हो गया कि ये सबसे पूर्वी है, तो सबसे पश्चिमी भी आपको ध्यान में रखना कि भविष्य में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रामगंगा कहां से निकलती है? उत्तराखंड में। अब भाई साहब ये गोमती नदी है, कौन सी? ये है हमारी गोमती नदी। गोमती नदी। गोमती नदी कहां निकलती है? ये उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से निकलती है। कहां से? फुलहर झील। फुलहर झील। जी। और फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत में। कहाँ है? पीलीभीत में। पीलीभीत में। अब आपको ध्यान में रखें, बाकी सारी नदियां कहां से निकल रही हैं? हिमालयी क्षेत्र से निकल रही हैं, पर्वतीय क्षेत्र से निकल रही हैं। एकमात्र गंगा की सहायक नदी कौन सी है भाई साहब? दाएं तरफ से बाएं तरफ से आने वाली, उसमें एकमात्र नदी है गोमती, जो मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। तो क्वेश्चन पूछा था कि मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है? तो भाई साहब गोमती नदी मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली एकमात्र नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। भूलना नहीं है कि मतलब गोमती नदी के बारे में। तो गोमती नदी कहां निकलती है? फुलहर झील से निकलती है। कहां निकलती है? फुलहर झील से। अब देखो दो चीज देखो, अभी टेस्ट हुआ था बच्चों का, तो उसमें पूछा था क्वेश्चन ये कि काली या शारदा। देखो काली को ही किस नाम से जाना जाता है? शारदा। काली को ही किस नाम से जाना जाता है? शारदा। और काली को ही किस नाम से? शारदा। और भाई साहब घाघरा, काली और शारदा। काली और शारदा नदी जहां पर मिलते हैं, जब मिल जाते हैं, काली नदी और शारदा नदी और घग्गर, चाहे काली कहे चाहे शारदा कहे, दोनों एक ही है। जब काली नदी और घाघरा मिलती हैं, काली नदी और घाघरा जब मिल जाती हैं, तो उसके बाद भाई साहब इस नदी को कहते हैं सरयू नदी। क्या कहते हैं? सरयू नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरयू नदी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। का चाहे शारदा घाघरा के मिलने के बाद क्या कहलाती है? तो सरयू नदी कहलाती है। या काली और घाघरा के मिलने के बाद क्या बन जाती है? तो ये सरयू नदी बन जाती है। क्या बन जाती है? सरयू नदी बन जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि सरयू नदी किनके मिलने से होती है। तो काली नदी और घाघरा के मिलने के बाद संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? सरयू नदी। इसी में आपका राप्ती नदी आकर के देवरिया के पास सरयू में मिल जाती है, जिसे गोरखपुर का शोक कहते हैं। ये भाई साहब कोसी नदी, इसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है ना। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब भाई साहब हमने देख लिया कि बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां, तो हेडिंग डालो बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां। तो लिखना रामगंगा, बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां। हेडिंग डालो बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां। तो पहला उसमें लिखो रामगंगा, गोमती, काली या शारदा। गोमती, काली या शारदा। अगला लिखो घाघरा, घाघरा। अगला लिखो बूढ़ी गंडक। अगला लिखो बूढ़ी गंडक। अगला लिखो गंडक। अगला लिखो गंडक। अगला लिखो कोसी। अगला लिखो कोसी। अगला लिखो महानंदा, ठीक है। कोसी का अगर लिखना चाहो कि इसका नेपाल में किस जगह से, तो इसका लिख लो गोसाईनाथ पहाड़ी, ठीक है ना। कोसी नदी कहाँ है नेपाल की, किस जगह से? गोसाईनाथ पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना। अगर लिखना चाहो तो लिख लो गोसाईनाथ पहाड़ी, गोसाईनाथ पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी, ठीक है। गोसाईनाथ, कोसी नदी कहाँ निकलती है? गोसाईनाथ पहाड़ी से निकलती है। नेपाल के किस जगह से? गोसाईनाथ पहाड़ी से। महानंदा कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग पहाड़ी से, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी। अब दाएं तरफ से हम लोग देख लेते हैं भाई साहब। दाएं तरफ से अब देखो, दाएं तरफ से कौन सी मिल रही है? यमुना। कौन मिल रही है? यमुना। यमुना का उद्गम स्थल कहाँ है?
उत्तराखंड के बंदरपुछ नामक स्थल से निकलती है। बंदरपुछ नामक पर्वत के यमुनोत्री हिमालय से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। देखो ये क्या है, बंदरपुछ पर्वत है। इसी पर्वत पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है भाई साहब क्या, यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है, यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है, यमुनोत्री ग्लेशियर। इसी यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन निकलती है, यमुना निकलती है। और ये ग्लेशियर और ये पर्वत कहां पर है, उत्तराखंड में। यही बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये कहां पर स्थित है, यमुनोत्री। बंदरपुछ और बंदरपुछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के यमुना नदी प्रयागराज में जाकर के गंगा से मिल जाती है। और टोंस नदी भी गंगा से प्रयागराज में मिल जाती है। टोंस नदी प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। कहां से निकलती है, प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। और ये लिख लो, प्रायद्वीपीय भारत के किस स्थान से, अमरकंटक से, अमरकंटक पर्वत से। कहां से निकलती है, अमरकंटक पर्वत से निकलती है, ठीक ना। और कहां पर जाके मिल जाती है, सोन पटना में जाकर के मिल जाती है। इसी सोनभद्र की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद। इसी सोन की सहायक नदी कौन सी है, रिहंद। क्या नाम है, रिहंद। कौन सी नदी है, रिहंद नदी है, ठीक है, ध्यान रखना है। रिहंद, रिहंद नदी है, ठीक है ना। ये भी प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। कहां से निकलती है, ये भी प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके अलावा भाई साहब, यमुना की सहायक नदी, देखो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, ये आपको ध्यान में रखना है कि यमुना की सॉरी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो आपकी है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। और यमुना की सहायक नदी चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ठीक है ना। चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। ये सारी नदियां किसकी हो जाएंगी, गंगा की, यमुना की सहायक नदी। चंबल का चंबल का उद्गम उद्गम कहां से होता है, देखो ये सारी प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, लेकिन चंबल का लिख लो। चंबल और चंबल ये जना पाव पहाड़ी से निकलती है। जना पाव पहाड़ी से, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में है। जनापाव पहाड़ी से चंबल निकलती है। जनापाव पहाड़ी से चंबल निकलती है। किसका हिस्सा है, विंध्यन श्रेणी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, विंध्यन श्रेणी का हिस्सा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये हमारा पूरा का पूरा ये वाला हो गया, मतलब मध्यवर्ती क्षेत्र वाला हम लोगों का गंगा नदी को। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि भाई साहब एक और, कि भाई साहब अभी तो हमने कहा देखा, केवल अभी मैदानी क्षेत्रों में देखा। अब ये डेल्टाई क्षेत्रों में पहुंचती है, समुद्र के किनारे पहुंचती है, तो इसके क्या हिस्सा होते हैं। अब देखो ये यहां तक हमने देख लिया, पश्चिम बंगाल तक आ गया ना। देखो दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल। अब भाई साहब यहाँ जाने के बाद गंगा नदी दो भागों में टूट जाती है। कितने भागों में, दो भागों में, दो भागों में टूट जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो हिस्सों में टूट जाती है गंगा नदी, दो भागों में बिखर जाती है, दो शाखाओं में बंट जाती है। एक शाखा चला जाता है भाई साहब बांग्लादेश में, एक शाखा चला जाता है बांग्लादेश में, एक शाखा चला जाता है बांग्लादेश में। और दूसरी शाखा, एक शाखा बांग्लादेश में जाता है, उसका नाम होता है भागीरथी। क्या नाम होता है, भागीरथी नाम से जाना जाती है। और दूसरी शाखा का नाम क्या हो जाता है, हुगली। क्या नाम हो जाता है, हुगली। क्या नाम हो जाता है, हुगली। तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक भागीरथी और एक हुगली, एक भागीरथी और हुगली। भागीरथी आगे चल के बांग्लादेश में चली जाती है, और हुगली सीधे पश्चिम बंगाल होते हुए कहां चली जाती है, बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में हुगली अपना पानी गिरा देती है। और भागीरथी कहां जाती है, बांग्लादेश में। यही भागीरथी बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा, अर्थात गंगा का बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। तो यहां तक आपको ध्यान में रखना है कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में टूट जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में दो भागों में टूट जाती है। एक भाग का नाम होता है भागीरथी और दूसरे भाग का नाम होता है हुगली। और भागीरथी जो होती है वही जाती है बांग्लादेश में, जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक का हम लोग देख लेते हैं। और भाई साहब इधर से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को ही बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। क्या नाम से, जमुना नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पर जगह नहीं है, इस वजह से हमको ये क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो हम लोग मिटा लेते हैं। उसके बाद वो लास्ट वाला हम लोग देखते हैं कि कैसे पद्मा बनेगा, कैसे मेघना बनेगी, कौन कौन सी नदियां वहां पर आके मिल रही हैं। तो ये हम लोगों को मिटाना ही पड़ेगा भाई साहब।
अब देखो, गंगोत्री और सतोपथ से गंगा निकली भाई साहब। कहाँ निकली? गंगा। अब भाई साहब ये चली गई कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हमने कहा कि जब ये पश्चिम बंगाल में चली गई तो ये दो भागों में टूट जाती है। कितने भागों में? ये दो भागों में टूट जाती है। तो दो शाखाओं में बंट जाती है, ठीक है। ये दो भागों में या दो शाखाओं में बंट जाती है। एक शाखा का नाम हम लोगों ने क्या रखा कि ये है हुगली। क्या नाम रख दिया? सॉरी, इस शाखा का नाम हमने रखा भागीरथी। क्या रखा? भागीरथी। और एक शाखा का नाम हमने रखा भाई साहब कि ये कौन है? हुगली। कौन सी है? हुगली। एक शाखा का नाम हमने रख दिया हुगली। ये हुगली सीधे अपना जाकर के बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिरा देती है, ठीक है ना। ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के अपना पानी गिरा देती है समुद्र में। लेकिन भाई साहब इसी दौरान जो दूसरी शाखा है पश्चिम बंगाल में जो जा रही है, ठीक है, दूसरी शाखा जो जा रही है कहाँ? बांग्लादेश में। अब ये जो बांग्लादेश में जा रही है, मान लो कि ये भाई साहब कौन सा क्षेत्र है? बांग्लादेश। कौन सा क्षेत्र है? ये है बांग्लादेश। ऐसे बना लो, ये है बांग्लादेश, ठीक है ना। ये बांग्लादेश। दूसरी शाखा है, इसे मिटा दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एक शाखा हमारी कौन सी हो गई? एक शाखा ये, और दूसरी शाखा ये। दूसरी शाखा को हमने किस नाम से जाना गया? जाने कि भाई साहब ये हुगली है, और पहली शाखा ये जो कहाँ चली जा रही है? देखो यहां तक क्या था? गंगा। देखो ये है गंगा हमारी। अब भाई साहब गंगा पश्चिम बंगाल में जब आती है तो दो भागों में टूट जाती है। एक भाग चली जाती है बांग्लादेश में, हमने क्या बनाया? ये काला वाला क्षेत्र, ये है बांग्लादेश। और दूसरी शाखा का नाम हुगली होती है, जो कहाँ चली जाती है भाई साहब? पश्चिम बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। अब जो दूसरी शाखा जाती है, ये शाखा इसे बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है, इसका नाम रख दिया जाता है कि ये तो पद्मा है। इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। जो अभी तक गंगा कहलाती थी वो किस नाम से जानने लगी? पद्मा। तो इसी वजह से कहता है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? पद्मा नाम से जाना जाता है। भाई साहब इधर पद्मा पहुंच गई। आपको पता होगा कि इधर से ऊपर से भाई साहब बांग्लादेश में एक नदी और आज करके मिलती है, जिसका नाम है क्या? ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से असम, असम से भाई साहब आ जाती है बांग्लादेश में। जब बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है, जब बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है, तो अब तक क्या था भाई साहब? अब तक था ब्रह्मपुत्र। अब तक क्या था? ब्रह्मपुत्र नदी थी, ब्रह्मपुत्र। अभी तक इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता था। लेकिन जैसे ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है? जमुना। क्या हो जाता है? जमुना। तो ये ध्यान में रखना है, क्या हो जाता है? जमुना नदी हो जाती है, ठीक है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। किस नाम से? जमुना। किस नाम से? जमुना। तो भाई साहब पद्मा और जमुना एक में मिल गई ना। पद्मा इधर से आ रही है गंगा, और उधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है और गंगा को पद्मा। पद्मा और जमुना मिल जाती हैं तो आगे जो धारा बनती है, आगे जो धारा बनती है वो पद्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? आगे कहलाती है पद्मा। क्या कहलाती है? पद्मा। आगे क्या कहलाती है? पद्मा। आगे कौन सी धारा कहलाती है? आगे भी पद्मा कहलाती है, ठीक है ना। आगे पद्मा कहलाती है। मतलब पद्मा और जमुना मिली तो फिर आगे की धारा क्या कहलाई? पद्मा। अभी तक क्या कहला रही है? अभी तक हम लोग पद्मा ही कह रहे हैं, ठीक है ना। एक मिनट के लिए थोड़ा और बड़ा बना ले क्योंकि जरूरी है मुझे। तो भाई साहब अभी पद्मा है। अब भाई साहब पद्मा नदी जो है, आगे चल के इसी पद्मा में एक नदी और आके मिल जाती है। मणिपुर से एक नदी आती है, मेघना नदी। क्या नाम आती है? उसका नाम है मेघना। क्या नाम है? मेघना। जब भाई साहब ये बांग्लादेश में आती है मेघना नदी, ठीक है ना, ये मेघना नदी। पद्मा थी, देखो पद्मा जमुना मिलके पद्मा बनी। पद्मा आगे बढ़ रही थी तो एक और नदी आ जाती है जिसका नाम है मेघना। तो मेघना जब इसमें मिल जाती है तो पद्मा का नाम परिवर्तित होकर क्या हो जाता है? मेघना। क्या हो जाता है? मेघना। क्या हो जाता है? मेघना। मेघना। क्या हो जाता है इस नदी का नाम? मेघना। तो पूछता है अब मेघना क्या करती है आगे चल के? यही मेघना आगे जाके बंगाल की खाड़ी में अपना पानी
गिरा देती है, ठीक है ना। यही बंगाल में जाके, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरा देती है। तो पूछता है गंगा अंतिम रूप से किस नाम से जानी जाती है? तो अंतिम रूप से मेघना नाम से जानी जाती है। किस नाम से? मेघना। बताओ बंगाल अंतिम रूप से पानी कौन गिरा रहा है? अंतिम रूप से पानी मेघना नदी गिरा रही है। कौन सी? मेघना जलधारा गिरा रही है। कौन सी? मेघना। तो पहले भाई साहब गंगा दो भाग में टूटी, गंगा दो भाग में टूटी, एक का नाम रखा गया, एक भाग चली गई बांग्लादेश में और दूसरी भाग चली गई सीधे कहां? बे ऑफ बंगाल में। दूसरी भाग सीधे चली गई बंगाल की खाड़ी में और एक भाग चली गई भाई साहब बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में जो प्रवेश की गंगा, उसका नाम पड़ गया गंगा का पद्मा। अब उधर से आ रही थी ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। और पद्मा और जमुना जब मिल जाती हैं तो आगे पद्मा के नाम से कहलाती हैं। लेकिन पद्मा आगे बढ़ ही रही थी, तभी अचानक एक मेघना नदी आ जाती है और पद्मा के साथ मिल जाती है। तो फिर पद्मा का नाम परिवर्तित हो जाता है मेघना में, और यही मेघना नदी आगे चल के ले जाके बंगाल की खाड़ी में पानी गिरा देती है। ये मेघना नदी कहां से आती है? मणिपुर से आती है भाई साहब। कहां से आती है? मणिपुर से आती है। तो इस प्रकार आपने देखा भाई साहब क्या कि ये हमारी गंगा अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में पानी गिरा दी। अब ये हुगली नदी जो है, इसी में एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है भाई साहब क्या? जिसका नाम है दामोदर नदी। क्या नाम है? दामोदर नदी। क्या नाम है इसका? दामोदर नदी। दामोदर नदी, ठीक है। और ये दामोदर नदी कहां से निकलती है भाई साहब? ये दामोदर नदी रांची के पठार से निकलती है। कहां से? रांची के पठार से निकलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना। कहां से? रांची के पठार से या छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है ना। कहीं दिया रहेगा रांची, रांची के पठार से या छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से। थोड़ा सा और जगह पर चाहिए मुझे, क्योंकि अभी पे यहीं पर दो तीन बांध हैं, हम बता देते हैं साथ में ही। देखो इसी इसी पे कौन सी नदी आके मिल रही है? इसी में आ रही है दामोदर नदी। तो दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की। किसकी सहायक नदी है? हुगली की। ये दामोदर, दामोदर नदी, ठीक है ना। ये है दामोदर नदी। कहां से निकल रही है भाई साहब? छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार से, या क्या देगा? या तो देगा आपका रांची के पठार से, ठीक है ना। ठीक है, रांची के पठार से या छोटा नागपुर के पठार से या रांची के पठार से। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कहां से निकल उद्भव होता है? रांची के पठार से या छोटा नागपुर के पठार से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं। देखो इसी दामोदर नदी में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है भाई साहब कोनार नदी। क्या नाम है भाई साहब? कोनार नदी। क्या नाम है उसका? कोनार नदी। थोड़ी सी दूरी बनाते हैं इसके, क्योंकि डैम बनाना है हम लोग को। इसी में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है कोनार नदी। कौन सी नदी? कोनार नदी। एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है भाई साहब कोनार नदी। कोनार नदी। इसी में एक दामोदर की सहायक नदी है कोनार नदी। ये कहां? अब दूसरा देखो भाई साहब, एक नदी और है भाई साहब जिसका नाम है जमुनिया नदी। क्या नाम है? जमुनिया नदी। जमुनिया। कौन सी नदी है? जमुनिया नदी, ठीक है ना। जमुनिया नदी, ठीक है। दो नदी हो गए जमुनिया। और तीसरी नदी है कौन सी? तीसरी नदी है भाई साहब आपकी बराकल नदी। कौन सी? बराकल नदी, ठीक है ना। तीसरी नदी का नाम है बराकल नदी, ठीक है ना। पहला नदी दामोदर की पहली सहायक नदी कोनार नदी, दामोदर की दूसरी सहायक नदी जमुनिया नदी, दामोदर की तीसरी सहायक नदी बराकल नदी, जमुनिया की दामोदर की पहली सहायक नदी कोनार नदी, दामोदर की दूसरी सहायक नदी जमुनिया नदी, दामोदर की तीसरी सहायक नदी बराकल नदी। अब देखो क्या है कि जो ये कोनार नदी बना है, इसी कोनार नदी पर एक डैम बनाया गया। इस कोनार नदी का पानी रोक करके एक डैम बनाया गया जिसे नाम दिया गया भाई साहब कोनार बांध। क्या नाम दिया गया? कोनार बांध। तो पूछता है कि कोनार बांध किस नदी पर बनाया गया? कोनार बांध किस नदी पे बनाया गया? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोनार बांध कोनार नदी पर बनाया गया भाई साहब, ठीक है ना। अब एक चीज और आप देख लीजिए, एक और बराकर नदी पर एक देख लो पहले। बराकर नदी पर एक बांध बनाया गया। बराकर नदी पर जो बांध बनाया गया इसका नाम है भाई साहब तिलैया बांध। क्या नाम है? तिलैया बांध। तिलैया बांध। क्या नाम है इसका?
तिलैया बांध। तो तिलैया बांध किस पे बनाया गया? बराकर नदी पे। तिलैया बांध किस पर बनाया गया? बराकर नदी पे। अब देखो दो बांध और है आपको देखना, जैसे अभी दामोदर पे भी कई बांध है, तो उसे भी पूछता। एक बांध है भाई साहब तेनू घाट बांध। क्या नाम है उसका? तेनू घाट बांध। मतलब दामोदर नदी का पानी रोक करके एक बांध बनाया गया जिसका नाम रखा गया तेनू घाट। क्या नाम रखा गया? ऊपर देखते हैं, दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। ये कौन सा बांध है? ये है तेनू घाट बांध। तेनू घाट बांध, ठीक है ना? तेनू घाट बांध, तेनू घाट बांध। और भाई साहब इन दोनों के जंक्शन पर एक बांध बनाया गया, इन दोनों के जंक्शन पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है पंचेत बांध। क्या है? पंचेत बांध। क्या नाम है? पंचेत बांध। पंचेत बांध, ठीक है ना? पंचेत बांध। क्या है? पंचेत बांध, ठीक है ना? तो हमने कितना बांध पा गया भाई? पाए 4 बांध। देखो कोनार नदी पे कोनार बांध, तेनू घाट पे दामोदर नदी पर तेनू घाट बांध, तिलैया बांध बराकर नदी पे, तिलैया बांध बराकर नदी पे। तिलैया बांध किस पर है? बराकर नदी पर। पंचेत बांध दामोदर नदी पर। बराकर और दामोदर नदी जहां पर मिलते हैं, बराकर नदी और दामोदर जहां पर मिलते हैं, इन दोनों का पानी रोक करके पंचेत बांध बनाया गया। क्या बनाया गया? पंचेत बांध बनाया गया। और तेनू घाट, ये दोनों नदियां, ये दोनों जहां पर ये दोनों नदियां मिलती हैं, कोनार नदी और दामोदर नदी जहां पर मिलते हैं, इन दोनों का पानी रोक करके क्या बनाया गया? तेनू घाट बांध बनाया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ये आप लोगों को ध्यान में रखना। और आपने एक सुना होगा दुर्गापुर बैराज, इसी नदी पर है, यहीं पे बना लो, इसी पर दुर्गापुर बैराज है, दामोदर नदी पर ही बनाया गया है, ठीक है ना? दुर्गापुर बैराज देखो, ये है दुर्गापुर बैराज, दुर्गापुर बैराज, ठीक है ना? ये भी एक बांध ही होता है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ दूसरा होता है। बैराज का मतलब मल्टीपर्पज के इस्तेमाल करने के लिए जब बनाया, जैसे पानी के लिए, नहरों के लिए, सिंचाई के लिए, इंडस्ट्री को पानी सप्लाई करने के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए, जब मल्टीपर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे बैराज की संज्ञा दे दी जाती है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये सारे बांध तो बता दिए, इनका कहां पर स्थित है, ये तो नहीं बताया। मतलब आपके देखो कोनार बांध किस पर स्थित है? कोनार नदी पर। तेनू घाट बांध किस पर स्थित है? दामोदर नदी पर। तिलैया बांध किस पर स्थित है? बराकर नदी पर। तिलैया बांध किस पर स्थित है? बराकर नदी पर। तिलैया बांध किस पर स्थित है? बराकर नदी पर। पंचेत बांध किस पर स्थित है? दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर 2 तेनू घाट और पंचेत बांध, दामोदर नदी पर 2 तेनू घाट और पंचेत बांध। और दुर्गापुर बैराज दामोदर नदी पर, ये भी है। लेकिन देखो कुछ नहीं याद करना है, यहां से लेकर के आपने ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र भाई साहब ये झारखंड में है। कहां पर? कुछ नहीं याद करना है, झारखंड में, ठीक है ना? झारखंड में ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहां पर है? मतलब कोनार, ये बांध कोनार नदी कहां? झारखंड। तेनू घाट झारखंड, तिलैया बांध झारखंड, पंचेत बांध झारखंड। और जो दुर्गापुर बैराज है ये है भाई साहब आपका पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में। आपको ये ध्यान रखना बस, ठीक है ना? पश्चिम बंगाल में। और बाकी सब के सब कहां है भाई साहब? यहां से लेके यहां तक, ये वाला, इसके पहले वाला, सब के सब भाई साहब झारखंड में है। पंचेत बांध झारखंड में, कोनार बांध झारखंड में, तेनू घाट बांध झारखंड में, ठीक है ना? ये सब कहां क्या है? कोनार बांध झारखंड में, तिलैया बांध झारखंड में, पंचेत बांध झारखंड में, तेनू घाट झारखंड में। ये सब के सब बांध कहां पर है? झारखंड में। दामोदर नदी कहां से उद्गम होता है? छोटा नागपुर या छोटा नागपुर के पठार थे या रांची के पठार थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो इस प्रकार आपका नदी तंत्र जो हुआ, गंगा नदी तंत्र हमारी तरफ से समाप्त हुआ। बाकी अगर थोड़ा बहुत बचा होगा, जैसे कि मान लीजिए वैसे तो हमने लिखा ही दिया। देखो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है। उस पर कितने डैम बनाए गए हैं? 3 डैम बनाए गए। कौन कौन? एक है गांधी सागर, और एक राणा सागर, और एक जवाहर सागर। जो गांधी सागर है वो आपका मध्य प्रदेश में, और बाकी दोनों कहाँ है? राजस्थान में। और बाकी सारे वो कहां से उद्भव होता है? आपको हमने बता दिया कि जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस स्थान से? ये है विंध्य पर्वत श्रेणी के जनापाव पहाड़ी है। तो इस प्रकार आप लोगों का ये वाला खत्म हुआ। बाकी हमने गंगा नदी तंत्र में सब कुछ समाप्त कर दिया। अगर आप लोगों की तरफ से अगर कुछ पूछना हो तो आप सब बेशक एकदम बेझिझक एकदम पूछ सकते हैं, ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।